सो हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन टू दिस अनदर ब्यूटीफुल वंडरफुल वीडियो। आज हम लोग करने वाले इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के समझ लो सबसे पहले, क्या आप लोग आईटीआर फाइल करते हो? इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हो? नहीं करते? ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या आप लोग ट्रेन का रिजर्वेशन करते हो ऑनलाइन? हाँ करते हैं सर। क्या आप लोग फ्लाइट का रिजर्वेशन करते हो ऑनलाइन? हाँ करते हैं सर। क्या आप लोग ऑनलाइन डेटिंग करते हो? नहीं करते सर। बहुत बढ़िया। और क्या आप लोग फॉर एग्जाम्पल होटल बुक्स करते हो? हाँ बुक करते हैं सर। क्या ऑनलाइन पे आप लोग बहुत सारी चीज़ें खरीदते हो? हाँ सर करते हैं ना सर। आप बताओ, आगे बताओ सर। सर क्या आप लोग आपके एग्जामिनेशन फॉर्म भरते हो ऑनलाइन? हाँ भरते हैं सर। क्या आप लोग गवर्नमेंट डॉक्यूमेंटेशन जो है वो ऑनलाइन डाउनलोड करते हो, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड अप्लाई करते हो? हाँ सर करते हैं। अप्लाई भी करते हैं, डाउनलोड भी करते हैं, घर पर पहुंच भी जाते हैं सर, हार्ड कॉपी, पता है सर। और मैं आपको बता दूं, ये सारा जो चीज़ इफेक्टिव है, प्रॉपरली हो रहा है, और इसके अगेंस्ट में अगर कुछ ऐसा निकल रहा है जो होना नहीं चाहिए, मतलब इसका मतलब ये कि आपके साथ कोई फ्रॉड हो गया, आपके साथ कुछ फ्रॉड हो गया, या फिर आपके साथ कुछ नाइंसाफ़ी हो गया ओवर द इंटरनेट, तो आप कैसे अपने आप को बचाओगे? तो तब आता है अपना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। तब आता है अपना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, इंफॉर्मेशन आईटी एक्ट। इसको कहा जाता है आईटी एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। ये आया था 2000 में, समझ में आ रहा है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है सर? ऑब्जेक्टिव वही मैंने आपको बताया पहले। तो यहाँ पर थोड़ा 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 ऑब्जेक्टिव आप लोग देख ही सकते हो। ऐसा तो है नहीं कि आप ऑब्जेक्टिव नहीं देख सकते। ये थोड़ा थोड़ा ऑब्जेक्टिव जो है आपको नज़र आ ही रहा होगा। देखो, प्राइवेट ट्रांजैक्शन, public record, secure electronic record, tampering with computer source documents, cyber terrorism, breach of confidentiality and privacy, network service providers जैसे कि जियो, एयरटेल, ठीक है, फिर आपका वोडाफोन आइडिया, फिर आपका BSNL, ठीक है, ओके। तो ये सारे जो है ना नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर जैसे, इनके ऊपर क्या क्या चीज़ें जो है लागू हो जाता है, क्योंकि वो लोग प्रोवाइड कर रहे हैं भैया इंटरनेट वो लोग अपने को प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अगर वो लोग इंटरनेट अपने को प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो भी तो लायबल रहेंगे ना, कहीं ना कहीं जगह पे। हाँ लायबल रहेंगे, लेकिन कितना लायबल रहेंगे, कहाँ तक लायबल रहेंगे, वो भी हम लोग देखेंगे। और आपके साथ ये साइबर टेररिज्म ना हो, आपके साथ ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी ना हो, आपका जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, भैया आजकल कौन जा जा के साइन करता है? इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर होता है, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर होता है। तो ये सारा चीज़ जो है कैसे हुआ, ये कैसे हुआ? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के बदौलत सब कुछ हुआ है। समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है ना? इसको रिकग्नाइजेशन कैसे मिलता है? आपने पकड़ लो कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया वाया इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, और सामने वाला पार्टी बोलता है नहीं यार ये तो फिजिकल सिग्नेचर नहीं है, मैं नहीं मानने वाला कॉन्ट्रैक्ट को, ठीक है, आपसे पैसा लेकर वो नहीं मान रहे, तो भैया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट आएगा आपको बचाने के लिए। समझ में आ रहा है ना? तो ये सारा चीज़ जिसको कहा जाता है वैलिडिटी ऑफ ई कॉन्ट्रैक्ट्स, देखो ना, वैलिडिटी ऑफ ई कॉन्ट्रैक्ट, ई गवर्नेंस, compliance under IT, electronic transactions and e-governance, certifying authorities, पेनल्टी क्या क्या लगेगा, ठीक है। ये सारा बहुत बवाल चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके लिए। तो सबसे पहले जो हम लोग देखेंगे वो है कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, क्यों लाया गया। ऑब्जेक्टिव है तीन मेजर कारणवश इसको लाया गया है, 3 मेजर कारणवश। सबसे पहला कारण ये है टू रिकॉग्नाइज लीगल टू रिकॉग्नाइज, बताओ ना, लीगल ट्रांजैक्शंस। देखो, इट प्रोवाइड्स लीगल रिकॉग्नाइजेशन फॉर ट्रांजैक्शंस कैरिड आउट बाय मींस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज एंड अदर मींस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन यूजुअली रेफर टू एज इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। जैसे आपकी ई कॉमर्स वाले ट्रांजैक्शंस, अमेजॉन से आपने ऑर्डर करवाया, आपने पेमेंट कर दिया, पैसा कट गया, सामान नहीं आ रहा है, तो आप कहाँ पर जाओगे? कंप्लेंट करने? हाँ अमेजॉन पे ही कंप्लेंट करोगे, लेकिन अमेजॉन आपका बात सुनता क्यों है? वो तो सुनेगा नहीं ना अगर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट नहीं रहता। भैया इंडियन गवर्नमेंट जो है अमेजॉन का बैंड बजा देगा, समझ में आ रहा है ना? इसलिए सुनता है वो आपका कंप्लेंट, समझ में आ रहा है? तो ये है नंबर बी, इट फैसिलिटेट्स द इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ई फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स। जैसे आप लोग इलेक्ट्रॉनिक फाइल करते हो अपने डॉक्यूमेंट्स को, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स फाइल करते हैं हम लोग अपने अपने
जैसे कि आप अगर IRCTC में अपना रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हो तो वहाँ पर भी आप ई फाइलिंग करते हो, आप अपना फॉर्म भरने के समय भी ई फाइलिंग करते हो, कोई भी कुछ भी ई फाइलिंग जो है वो रिकॉग्नाइज होता है, वो फेलिसिटेट होता है ऑल्सो विद दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एजेंसीज के साथ भी। जैसे कि आप अपने आधार कार्ड, देखो आपने आधार कार्ड डाउनलोड कर लिया ऑनलाइन से, गवर्नमेंट एजेंसी ऑफर करता है आपको आधार कार्ड, आपने डाउनलोड कर लिया, कल परसों किसी ने बोल दिया कि नहीं यार ये हम लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे आपका ये आधार कार्ड, तो यही बात है, समझ में आ रहा है। आपके डॉक्यूमेंट्स जो वैलिड है ना, वो गवर्नमेंट एजेंसी जो आपको बोलेगा कि आपका डॉक्यूमेंट्स वैलिड है, वो कैसे अंडर दिस एक्ट ये वैलिड होता है, समझ में आ रहा है। इट फैसिलिटेट्स द इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स विद गवर्नमेंट एजेंसीज एंड ऑल्सो विद द पब्लिकेशन ऑफ रूल्स एक्सेट्रा इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। इट अमेंड्स ये अमेंड कर देता है भैया, क्या क्या अमेंड कर दिया इस एक्ट ने, इंडियन पैनल कोड अमेंड कर दिया, इंडियन एविडेंस एक्ट, बैंकर्स बुक एविडेंस एक्ट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट, ठीक है, ये सारा अमेंड कर दिया, समझ में आ रहा है। अमेंड क्यों किया सर, अमेंड क्यों किया सर, अमेंड क्यों किया, क्योंकि वहाँ पे चेंजेस लाना ज़रूरी था। पहले तो कोई रिकॉग्नाइजेशन नहीं था ना एविडेंस एक्ट में। एविडेंस के तौर पे अगर पकड़ लो, मैंने अगर किसी मेरे फ़ोन का कोई एविडेंस वीडियो वगैरह वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह या फिर कुछ भी हमने अगर प्रोड्यूस किया कोर्ट में, तो क्या उसको लेता था पहले? नहीं, 2000 से पहले नहीं लिया जाता था। इंडियन एविडेंस एक्ट में इसलिए चेंजेस लाया गया, बोला कि एविडेंस जो है, वीडियो भी, फोटोज़ भी हम लोग एविडेंस के तौर पे लेंगे, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है। कॉन्वर्सेशंस भी हम लोग एज एन एविडेंस लेंगे, समझ में आ रहा है। तो ये सारा चीज़, तो इंडियन एविडेंस एक्ट चेंज हुआ, बैंकर्स बुक एविडेंस चेंज हुआ, फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट चेंज हुआ, फिर इंडियन पेनल कोड चेंज हुआ, ये सारा चेंज हो गया इस एक्ट के कारण। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में एक बार दो बार नहीं 3-4 बार आ चुका है। इंपॉर्टेंट नहीं भाई मेरे, इम्पॉर्टेंट समझ में आ चुका है। लेकिन सर कुछ तो डॉक्यूमेंट्स होंगे ना सर जो कि इलेक्ट्रॉनिक मोड में एप्लीकेबल होगा नहीं, ठीक है सर। अगर मैं अपने घर का पेपर इलेक्ट्रॉनिक मोड में करवा लूँ तो सर, मैं अपना विल, अगर मैं मेरा दादाजी का विल जो है वो अगर इलेक्ट्रॉनिक मोड में करवा लूँ सर, पावर ऑफ अटॉर्नी जो है वो अगर मैं करवा लूँ, कोई ट्रस्ट अगर मैं अपने करवा लूँ सर इलेक्ट्रॉनिक मोड में, तो नहीं होता ये चीज़। तो ये सारे वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो इलेक्ट्रॉनिक मोड में आप रख ही नहीं सकते। डॉक्यूमेंट्स और ट्रांजैक्शंस टू विच द एक्ट शैल नॉट अप्लाई, ये एक्ट आपका हाँ अप्लाई नहीं होगा। चेक, आप सोच रहे हो कि चेक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में आप चेक दोगे, नहीं, वो फिजिकल फॉर्मेट में होगा। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है, उसका कुछ एक्सेप्शंस भी है, लेकिन याद रखना नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, जैसे कि सर बताओ ना, जैसे कि एक चेक आप ई फॉर्मेट में चेक देते हो बैंक में, या फिर फिजिकल फॉर्मेट में चेक होता है, फिजिकल फॉर्मेट में चेक होता है। फिर डिमांड, प्रॉमिसरी नोट, फिर बिल ऑफ एक्सचेंजेस, ठीक है, बिल ऑफ एक्सचेंज, ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं भाई मेरे, बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट्स, ठीक है। फिर जो कि इंडोर्स किया गया हो बाय एन एंटिटी रेगुलेटेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नेशनल हाउसिंग बैंक, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये सारा चीज़। फिर ये इतना याद रखना, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। फिर पावर ऑफ अटॉर्नी, यहाँ पर सब जगह पे आपको विद एक्सेप्शन मिलेगा, इतना याद रखना, पावर ऑफ अटॉर्नी हमेशा फिजिकल फॉर्मेट में ही होगा। यहाँ पे कुछ एक्सप्लेन नहीं किया, देखा ना, तो एग्जामिनेशन में ये लिखना है पावर ऑफ अटॉर्नी, और अपने मन से बना के लिख देना है पूरा जो भी आपको पता है। पावर ऑफ अटॉर्नी तो समझ में आता है आपको, पावर, पूरा पावर आपके पास चला जाना, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी घर, किसी भी एंटिटी का, समझ में आना, पावर ऑफ अटॉर्नी मिलना। ओके, फिर ट्रस्ट एज डिफाइंड अंडर द ट्रस्ट एक्ट, फिर विल। तो ये चार चीज याद रखना है आपको, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, पावर ऑफ अटॉर्नी, ट्रस्ट एंड विल, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, पावर ऑफ अटॉर्नी, ट्रस्ट एंड विल, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, पावर ऑफ अटॉर्नी, ट्रस्ट एंड विल। फटाफट मेरे साथ रिवाइज करो, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, पावर ऑफ अटॉर्नी, ट्रस्ट एंड विल, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, पावर ऑफ अटॉर्नी, ट्रस्ट एंड विल, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, पढ़ो, रिपीट करो मेरे साथ भाई मेरे, तभी जाके निकलेगा एग्जामिनेशन। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, एक बार करते हैं हम लोग साथ में, एक बार करते प्लीज। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, पावर ऑफ अटॉर्नी, ट्रस्ट एंड विल, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, पावर ऑफ अटॉर्नी, ट्रस्ट एंड विल, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, पावर ऑफ अटॉर्नी, ट्रस्ट एंड विल। ये वो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट जो है इसके ऊपर लागू नहीं होता है, does not apply on this kind of documents or transactions. What are the documents and transactions which the Information Technology Act does not apply? Number 1, it is negotiable instrument. Number 2, that is power of attorney. Number 3, that is trust. And number 4, that is will. Negotiable instrument, power of attorney, trust and will. क्या ये समझ में आ चुका है? बहुत ज़्यादा सर समझ में आ चुका है सर, एकदम दिल और दिमाग में बैठ चुका है। यहाँ पे कुछ एक दो चीज़ मैं आपको करवाने वाला हूँ, जैसे कि नंबर 1 एक है एक्सेस किसको कहा जाता है? एक्सेस का मतलब क्या होता है? जैसे कि आपको एक्सेस मिलना,
एक्सेस का मतलब, एक्सेस मतलब एंट्री मिलना, एंट्री मिलना, एंट्री मिलना, समझ में आ रहा है? विथ इट्स ग्रामेटिकल वेरिएशन, ठीक है, मीन्स गेनिंग एंट्री इनटू, इनटू कहाँ पे? इंस्ट्रक्टिंग और कम्युनिकेटिंग विथ लॉजिकल, अरिथमेटिकल और मेमोरी फंक्शन रिसोर्सेज ऑफ ए कंप्यूटर, कंप्यूटर सिस्टम और कंप्यूटर नेटवर्क। सीधा सीधा बात, कंप्यूटर सिस्टम या फिर कंप्यूटर नेटवर्क में आपको एंट्री मिलना। एक्सेस का मतलब समझ में आ चुका है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, उसके बाद आता है एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम। एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम में दो पेयर होता है, एक की पेयर रहता है। एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम मीन्स अ सिस्टम ऑफ ए सिक्योर की पेयर, मतलब दो पेयर रहता है, एक है प्राइवेट की, दूसरा होता है आपका पब्लिक की। प्राइवेट की फॉर क्रिएटिंग अ डिजिटल सिग्नेचर, दूसरा पब्लिक की फॉर वेरीफाइंग द डिजिटल सिग्नेचर। इस बात का ध्यान रखना है। एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम समझ में आ चुका है? हाँ जी। एसिमेट्रिक मतलब, हाँ जी, एसिमेट्रिक मतलब क्या सर? मैथमेटिकली रिलेटेड, मैथमेटिकली रिलेटेड, पासवर्ड वगैरह, समझ में आ रहा है? वो कोई भी किसी भी जिंदगी में कभी भी अगर किसी का मजा लेना हो, जो भी साइंस वाले स्टूडेंट होंगे, तो कंप्यूटर का डेफिनेशन समझ लेना, आईटी वाले बच्चों का, ठीक है? साइंस नहीं, आईटी प्रॉपरली अगर बताऊं तो आईटी वाले। साइंस में तो भैया आप बोटानी भी कर लोगे। अच्छा, कंप्यूटर, ठीक है, कंप्यूटर का मीनिंग किसी ने अगर आपसे पूछ लिया तो ऐसे बताना, मैं बिना देख के बता रहा हूँ क्योंकि मैंने पढ़ रखा है ये सारा चीज, ठीक है? कंप्यूटर मीन्स एनी इलेक्ट्रॉनिक, मैग्नेटिक, ऑप्टिकल और हाई स्पीड डाटा प्रोसेसिंग डिवाइस और सिस्टम व्हिच परफॉर्म्स लॉजिकल, अरिथमेटिक, मेमोरी फंक्शंस बाय मैनिपुलेशंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक, मैग्नेटिक, ऑप्टिकल impulses and includes all input output processing, storage, computer software, communication facilities which are connected or related to the computer in a computer system or a computer network। हाँ जी, देख के इतना स्पीड में नहीं बोला जाता, जब आपको रट्टा मार मार के जब आपके दिमाग में बैठ जाता है तब आप इतनी स्पीड में बोल पाओगे। क्या आप मेरी स्पीड को बीट कर सकते हो कि नहीं, ये आपको प्रूफ करना है अपने आप को। समझ में आ रहा है? मेरा स्पीड आपने देख चुका, ठीक है, आप देख चुके मेरा स्पीड कितना है कंप्यूटर के डेफिनेशन में, क्योंकि मैं मजे ले देता हूँ। मैं पूछता हूँ मेरे छोटे नेफ्यू नीस को व्हाट इज़ कंप्यूटर, तो वो लोग कहते हैं कि कंप्यूटर ठीक है सर, ये है, वो है, इतना है, वो है। मैं कहता हूँ नहीं बेटा, कंप्यूटर ऐसा नहीं होता है। कंप्यूटर का डेफिनेशन ऐसा होता है कि कंप्यूटर, एक सांस ले लो लंबा, कंप्यूटर मीन्स एनी इलेक्ट्रॉनिक, मैग्नेटिक, ऑप्टिकल और अदर हाई स्पीड डाटा प्रोसेसिंग डिवाइसेस और सिस्टम which performs logical or arithmetic memory functions by manipulations of electronic, magnetic, optical impulses and includes all input output processing, storage, computer software or communication facilities which are connected or related to a computer in a computer system or a computer network। क्या समझ में आ रहा है? इसको रट्टा लगा लेना है, ठीक है? तो भैया ये क्लास 10 का चीज़ है। अभी मेरे को मत बताओ कि सर एक चीज़ बताओ, ये मेमोरी फंक्शन क्या होता है सर, ये लॉजिकल, अरिथमेटिक एंड मेमोरी फंक्शन क्या होता है सर, ये मैग्नेटिक और ऑप्टिकल इम्पल्सेस क्या होता है सर। भाई ये जो है ना, ये लाइबिलिटी है एक प्रकार का, जो आपके 10th वाले आईटी टीचर के सर पे है, मेरे सर पे नहीं। तो वो समझाएगा कंप्यूटर का डेफिनेशन आपको, ठीक है? ये हो चुका है, समझ चुके सर, ठीक है? इतना याद रखना, जो डेफिनेशन एग्जाम में आते हैं वो मैं करवा रहा हूँ। कंप्यूटर का डेफिनेशन आज तक ज़िंदगी में नहीं आया, लेकिन मैं तो मज़े लेने के लिए करता हूँ कंप्यूटर का डेफिनेशन। समझ में आ रहा है? ओके, कंप्यूटर सिस्टम जो है इसको याद कर लेना है, कंप्यूटर नेटवर्क को याद कर लेना है, फिर यहाँ से याद करना है आपको डिजिटल सिग्नेचर याद कर लेना है, फिर आपको याद करना है की पेयर, फिर आपको याद करना है सिक्योर सिस्टम। ये एग्जामिनेशन में बहुत आया है, ठीक है? सिक्योर सिस्टम किसको कहा जाता है? एक बात बता भाई मेरे, मैं अगर पूछता हूँ कि सिक्योर सिस्टम क्या है, तेरे को सुन, मैं एक चीज़ बताता हूँ। तुमको साइबर कैफे में बैठ के कुछ इंपॉर्टेंट काम करना है, ठीक है? तो वो सिस्टम सिक्योर है कि नहीं वो भी तो देखना होगा। समझ में आ रहा है? सिक्योर सिस्टम है कि नहीं वो भी तो देखना होगा। तो कैसे देखेंगे सिक्योर सिस्टम है कि नहीं? सिक्योर सिस्टम मीन्स कंप्यूटर का हार्डवेयर, कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर और उसके साथ साथ प्रोसीजर भी दैट आर रीजनेबली सिक्योर फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस एंड मिसयूज। आपके डेटा को अनऑथराइज्ड एक्सेस कोई कर ही नहीं सकता, मिसयूज कर ही नहीं सकता। प्रोवाइड ए रीजनेबल लेवल ऑफ रिलायबिलिटी एंड करेक्ट ऑपरेशन, सिक्योरिटी पासवर्ड वगैरह दे रखा है। समझ में आ रहा है? फिर आर रीजनेबली सूटेड टू परफॉर्म द इंटेंडेड फंक्शंस, वो सूट कर रहा है। आपको फेसबुक करना है आपके चंपा के साथ जो कि बैठा है वियतनाम में, तो ये पॉसिबल है कंप्यूटर के द्वारा। हाँ, सिक्योर सिस्टम के द्वारा पॉसिबल है। वो मम्मी के पास मैसेज पहुंच तो नहीं जाएगा, उनके मम्मी के पास, आपके मम्मी के पास नहीं पहुंचेगा सर, ये मेरे आईडी में ही रहेगा फेसबुक के। तो ठीक है, उसके बाद लास्ट है एडहेयर टू जनरली एक्सेप्टेड सिक्योरिटी प्रोसीजर्स। तो इस बात का ध्यान रखना होगा। सिक्योरिटी सिस्टम समझ में आ चुका है? ओके, अच्छा,
डिजिटल सिग्नेचर एंड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, ये क्या होता है सर? डिजिटल सिग्नेचर एंड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर क्या होता है? डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है एंड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर क्या होता है? सिंपल चीज, डिजिटल सिग्नेचर इज रिकॉग्नाइज्ड एज अ वैलिड मेथड ऑफ ऑथेंटिकेशन, कि हाँ ये ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स है. द ऑथेंटिकेशन इज टू बी अफेक्टेड बाय द यूज ऑफ एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम एंड हैश फंक्शन. ठीक है, विच इन्वॉल्व्स एंड ट्रांसफॉर्म्स इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड इनटू अनदर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड. तो एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम मैंने पहले आपको समझाते दिया था. दो की होता है, एक प्राइवेट एक पब्लिक. एक क्रिएट करता है डिजिटल सिग्नेचर, दूसरा वेरीफाई करता है कि हाँ ये सही है कि नहीं. समझ में आ रहा है? हाँ जी. जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे बताओ सर, पहली बार इंस्टीट्यूट एग्जाम्पल दे रहा है, मेरे आंख से आंसू गिर रहा है. ठीक है, पहली बार न्यू सिलेबस में इंस्टीट्यूट एग्जाम्पल दे रहा है. देखो बताया कि अ ड्राइवर लाइसेंस आइडेंटिफाइज समवन हु कैन लीगली ड्राइव इन ए पर्टिकुलर कंट्री. लाइकवाइज अ डिजिटल सर्टिफिकेट कैन बी presented electronically to prove one's identity, to access information or services on the internet or to sign certain document digitally. समझ में आ रहा है? जैसे ड्राइवर लाइसेंस अपने पास होता है तो अपने को पूरे कंट्री में आराम से ड्राइव करने का जो है लीगल जो है अलाउंस मिलता है ना. तो उसी प्रकार से डिजिटल सर्टिफिकेट्स भी होते हैं जिससे प्रूव होता है. जैसे आपने ICSI में रजिस्टर करवाया, ठीक है, तो क्या कैसे रजिस्टर करवाया आपने? अपने मार्कशीट को स्पीड पोस्ट से भेजा है ICSI के पास? नहीं सर, हम लोगों ने ऐसा नहीं किया. हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिकली फॉर्म फिलअप किया है सर. 10,000 रुपये भी पेमेंट किया है सर. तो उसी को कहा जाता है, समझ में आ रहा है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स, डिजिटल सिग्नेचर्स. वहाँ पे आपने साइन करके दिया है कि नहीं? याद आ रहा है आपको? भाई मेरे याद करो, आपका साइन आता है आपके एडमिट कार्ड में, आपने साइन करके दिया है. झूठ मत बोलो, सच्ची में बताओ, है ना? तो उसको कहा जाता है डिजिटल सिग्नेचर, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर. समझ में आ रहा है? ओके. उसको इन पर्टिकुलरली नहीं कहा जाता. वैसे मैं सिर्फ आपको इतने इसके लिए समझा रहा हूँ कि वो जो आप साइन करके दे रहे हो ना वो वैलिड होता है. सो दैट एग्जामिनेशन में भी जब आप साइन करते हो उसको मैच करके देखते हैं कि वो मिलता है कि नहीं सिग्नेचर. समझ में आ रहा है? वैसे तो इलेक्ट्रॉनिक साइनिंग जो है ना वो अलग प्रकार से होता है. इलेक्ट्रॉनिक साइनिंग जो कहते हैं हम लोग उसको, वो भी अलग प्रकार से होता है. ठीक है, अच्छा. लेकिन जो ICSI लेता है वो भी वैलिड है. ओके, अच्छा. कब हम लोग, एक चीज़ सुनो, कब हम लोग किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर को या फिर इलेक्ट्रॉनिक ऑथेंटिकेशन टेक्निक को रिलायबल मानेंगे? रिलायबल, हाँ, इस टेक्निक से हम लोग कर सकते हैं सिग्नेचर, इस टेक्निक से हम लोग कर सकते हैं ऑथेंटिकेट कर सकते हैं डॉक्यूमेंट ओरिजिनल है कि नहीं. कब हम लोग रिलायबल मानेंगे किसी भी प्रोसीजर को, किसी भी टेक्निक को, साइनिंग करने का टेक्निक को? समझ में आ रहा है? वो बहुत इंपॉर्टेंट है. एग्जामिनेशन में हज़ारों बार, लाखों बार पूछा गया ये वाला टॉपिक. तो आंसर है पहला, सिग्नेचर जो होगा ना, सिग्नेचर, अरे भाई मेरे आजा, सिग्नेचर क्रिएट करने के समय और ऑथेंटिकेशन, सिग्नेचर का देखो, द सिग्नेचर क्रिएशन डेटा और ऑथेंटिकेशन डेटा जो है जब वो यूज हो रहा हो, ठीक है, तो वो सिर्फ ओनर के पास ही हो, ना कि सबके पास. The signature creation data or authentication data are within the context in which they are used likely to the signatory or as the case may be the authenticator and to no other person. सिग्नेटरी के पास रहेगा और ऑथेंटिकेटर के पास रहेगा और किसी भी इंसान के पास वो डेटा नहीं होना चाहिए. कौन सा डेटा? साइन करने का डेटा, है ना. जो सिग्नेटरी है, जो साइन करता है, और जो ऑथेंटिकेटर है उसके पास ही होना होगा. समझ में आ रहा है? और सबके पास नहीं, सबके पास वो अपॉर्चुनिटी नहीं होना चाहिए कि सब साइन करके दे दे. अगर साइन करना, ये मेरा सिग्नेचर जो भी है पकड़ लो, ये वाला सिग्नेचर, मैं ओरिजिनल सिग्नेचर नहीं करने वाला. फॉर एग्जांपल ये मेरा सिग्नेचर है. अब यही सिग्नेचर किसी ने कॉपी करके कहीं पे पेस्ट करवा दिया फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो भैया क्या मतलब मेरे सिग्नेचर का? फिर तो मेरा सिग्नेचर कहीं भी कॉपी हो जाएगा. अब ये डॉक्यूमेंट असली में मैंने साइन किया है कि नहीं, वो कैसे पता लगाई? वो पता लगाएंगे हम लोग तब अगर जो सिग्नेचर करने का डेटा है वो मेरे पास और ऑथेंटिकेशन करने का डेटा है वो एंड पार्टी के पास रहे, ना कि सबके पास. समझ में आ रहा है? ओके. साइन करने के समय द सिग्नेचर क्रिएशन डेटा एंड ऑथेंटिकेशन डेटा जब साइन कर रहे थे वो हमारे ही कंट्रोल में था और किसी के कंट्रोल में नहीं था. वो मेरे कंट्रोल में था जो कि मैं सिग्नेटरी हूँ, और ऑथेंटिकेटर के कंट्रोल में था जो कि ऑथेंटिकेटर है.
वो ऑथेंटिकेट करता है कि हाँ ये सही सिग्नेचर है कि नहीं। और कहीं पे भी मेरा इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर हो रहा हो वो डिटेक्टेबल होना चाहिए। समझ में आ रहा है? सिग्नेचर करने के बाद कहीं पर भी सिग्नेचर हो रहा हो वो डिटेक्टेबल होना चाहिए कि मेरा सिग्नेचर कहाँ कहाँ हुआ है। समझ में आ रहा है? वो उसका रिकॉर्ड होना चाहिए कि मैंने ऐसे ऐसे इस जगह पे सिग्नेचर किया है, ये डिटेक्ट हो जाना चाहिए कि हाँ डिटेक्ट हो रहा है। एनी ऑल्टरेशन, जैसे आप बैंक अकाउंट से पैसे निकालते हो, आपके मोबाइल पे आ जाता है मैसेज कि हाँ पैसा निकला है, तो आप डिटेक्ट कर पा रहे हो आपका पैसा कहाँ जा रहा है। उसी प्रकार से एनी ऑल्टरेशन टू द इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर मेड आफ्टर एफेक्सिंग सच सिग्नेचर इज डिटेक्टेबल। ये एक पॉइंट है, इस बात का ध्यान रखना है। इसका मतलब क्या होता है इस पॉइंट का कि आपने साइन करने के बाद डॉक्यूमेंट में कोई ऑल्टरेशन हो रहा है, सिग्नेचर में कोई ऑल्टरेशन हो रहा है, तो वो डिटेक्टेबल होना चाहिए। यहाँ पर ये डॉक्यूमेंटेशन का है, यहाँ पर ये सिग्नेचर के, आपके साइन करने के बाद चेंजेस, समझ में आ रहा है, वो डिटेक्टेबल होना चाहिए, वो पता लग जाना चाहिए कि हाँ चेंजेस हुआ है मेरे साइन करने के बाद। वरना आपने साइन कर लिया और फिर डॉक्यूमेंट में चेंजेस करके उसने करवा लिया है सोचो क्या क्या हो सकता है, सोचो क्या क्या हो सकता है। आपने साइन करवा लिया, उसके बाद आप उसने डॉक्यूमेंट ही चेंज करवा दिया। तो एनी ऑल्टरेशन टू द इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, सिग्नेचर का अगर कोई ऑल्टर हो रहा हो, या फिर इंफॉर्मेशन, यानी ऑल्टरेशन टू द इंफॉर्मेशन का कोई ऑल्टरेशन हो रहा हो ऑथेंटिकेशन करने के बाद, ठीक है, वो डिटेक्टेबल होना चाहिए, वो डिटेक्टेबल होना चाहिए कि हाँ चेंजेस हो रहा हो डॉक्यूमेंट्स में। इट फुलफिल सच अदर कंडीशन एज में बी प्रिस्क्राइब। तो इसको याद कर लेना है बहुत अच्छे तरीके से। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर और डिजिटल सिग्नेचर का डिफरेंस क्या है? इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर और डिजिटल सिग्नेचर का क्या डिफरेंस है? इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर याद रखना इज अ डिजिटल फॉर्म ऑफ अ वेब लिंक सिग्नेचर दैट इज लीगली बाइंडिंग एंड सिक्योर रहता है। और डिजिटल सिग्नेचर में आपका की सिस्टम रहता है, जैसे पब्लिक की एंड प्राइवेट की, ठीक है। डिजिटल सिग्नेचर इज अ सिक्योर्ड सिग्नेचर दैट वर्क्स विद एन इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर एंड रिलाइज ऑन अ पब्लिक की। Purpose: it is used for verifying a document, it is used for securing a document. दूसरा, validation: the validation of electronic signature is not performed by any trusted certificate authorities or trust service providers. ये हर जगह पे नहीं लेते हैं, लेकिन यहाँ पे सब लेते हैं ये वाला डिजिटल सिग्नेचर। While the validation of digital signature is performed by trusted certificate authorities or trust service provider. समझ में आ रहा है? तो इसका ज़्यादा इम्पैक्ट रहता है डिजिटल सिग्नेचर का, ना कि इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। सिक्योरिटी: इट इज़ वल्नरेबल टू टेम्परिंग एज देयर आर फ्यूअर सिक्योरिटी फीचर्स इन इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। टेम्पर हो सकता है लेकिन ये हाईली सिक्योर रहता है डिजिटल सिग्नेचर। ये जो है टेम्पर होता नहीं है, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता जल्दी। फिर वेरिफिकेशन: एवरी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर कैन नॉट बी वेरीफाइड, लेकिन ये वेरीफाई हो सकता है, ठीक है। टाइप: वर्बल, इलेक्ट्रॉनिक टिक्स और स्कैन सिग्नेचर्स आर कॉमन टाइप्स ऑफ ई सिग्नेचर। जैसे आपने जो ICICI को सिग्नेचर करके दिया, वो कौन सा सिग्नेचर है? वो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर है, ना कि डिजिटल सिग्नेचर, है ना। ये है डिजिटल सिग्नेचर, इंक्लूड्स एडोबी एंड माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है। फिर आता है यूटिलिटी: इट इज़ सिंपल टू यूज़ बट इट हैज़ अ लेसर लेवल ऑफ इविडेंशियल वैल्यू। इसका वैल्यू थोड़ा कम होता है लेकिन इसका वैल्यू बहुत ज़्यादा रहता है, ठीक है। इस बार एग्जामिनेशन में ये आएगा, इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। नेक्स्ट देखो, पब्लिक रिकॉर्ड। द एक्ट देन proceeds to bring in the regime of electronic records and electronic signature in public records by making an analogous provision which grants recognition of electronic records and electronic record signature in cases of what? In cases of filing of any form with government office, government agencies, a grant of any license, permit, etc., the receipt of payment of money in particular manner, ठीक है, वो सारा चीज, ओके। अच्छा, सर्विस प्रोवाइडर का डिलीवरी, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको स्किप करो क्योंकि इसमें कुछ बताया नहीं गया है, ठीक है। सर्विस प्रोवाइडर नीचे होगा और भी बहुत कुछ, लेकिन फिर भी एक बार पढ़वा देता हूँ, लेकिन आप कहोगे कि सर ने स्किप कर दिया। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 6A क्या कहता है? अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में फॉर द पर्पस ऑफ दिस चैप्टर for efficient delivery of services to the public through electronic means authorized by order any service provider to set up, maintain and upgrade the computerized facilities and perform such other facilities may specify the notification this special gazette। मतलब क्या? मतलब गवर्नमेंट जियो को बोल रहा है कि अगर आप लोग कोई फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हो तो उसको प्रॉपर वे में फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करो सबको,
समझ में आ रहा है? आपने अगर प्रोवाइड किया कि आपने बोला 4G देना है पब्लिक को, तो 4G दे रहे हो तो प्रॉपरली दो। ये सर्विस प्रोवाइडर को बोल रहा है, समझ में आ रहा है? सर्विस प्रोवाइडर को बोला जा रहा है, समझ में आ रहा है वो चीज़। और जो सर्विस प्रोवाइडर, सिर्फ जियो के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ मैं। और देखो, कोई भी सर्विस प्रोवाइडर है जो कि आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिकली, प्राइवेट एजेंसी हो, प्राइवेट कंपनी हो, पार्टनरशिप फर्म हो, ठीक है, तो उनको भी अपना अपग्रेडेशन करना होगा सो दैट वो प्रॉपरली प्रोवाइड कर पाए अपना सर्विसेज आपको इलेक्ट्रॉनिकली। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अटक गया आपका कोई भी जो है काम करने के टाइम पे आप अटक गए, ठीक है, तो उनके साइड से डिफ़ॉल्ट हो रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो, इट मे बी नोटेड दैट सर्विस प्रोवाइडर सो ऑथराइज इंक्लूड्स एनी इंडिविजुअल, प्राइवेट एजेंसी, प्राइवेट कंपनी, पार्टनरशिप फर्म, सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म, एनी सच अदर बॉडी और एजेंसीज विच हैज़ बीन ग्रांटेड परमिशन बाय एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट टू ऑफर सर्विसेज थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स इन अकॉर्डेंस विद द पॉलिसी गवर्निंग सच सर्विस सेक्टर। समझ में आ रहा है ना? तो उनको क्या बोला गया है, उनको बोला क्या गया है? उनको तो सिर्फ इतना ही बताया ना हम लोगों ने कि अगर इलेक्ट्रिक मीन्स में आप लोग प्रोवाइड कर रहे हो सर्विसेज, ठीक है, तो अपग्रेड द कंप्यूटराइज फैसिलिटीज़, परफॉर्म करो सही से सो दैट वो सर्विसेज प्रॉपरली हो पाए। जोमेटो में आपने ऑर्डर किया 1 बजे, वो आ रहा है सुबह के 4 बजे, रात को 1 बजे आपने ऑर्डर किया, सुबह के 4 बजे आ रहा है, तो ऐसा तो होना नहीं चाहिए। समझ में आ रहा है ना? तो यही बात है, ठीक है। which provides a greater acceptance to the electronic contract, establishing without question its validity in eyes of the law, as more and more business organizations are realizing the effectiveness and effective gained by e-commerce, electronic contracts and e-signatures. We see an increase in the legislation supporting it. तो वही बात है कि इलेक्ट्रॉनिक जो है इंट्रोड्यूस सेक्शन 10A विच प्रोवाइड्स फॉर अ ग्रेटर एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट भी एक्सेप्ट हो रहे हैं। समझ में आ रहा है? यही बताए यहाँ पे, सिर्फ ये आपको ज्ञान दे रहे कि हाँ जी कॉन्ट्रैक्ट्स हो सकते हैं क्या इलेक्ट्रॉनिकली, हाँ यस पॉसिबल, ठीक है, यही बात है। अच्छा, एट्रीब्यूशन एंड डिस्पैच ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। देखो, electronic record, since in an electronic record the maker remains behind the curtain, it was considered desirable to make a provision for attribution for the record. An electronic record is attributed to the originator. Broadly, the originator is the person at whose instance it was sent in the following cases: if it was sent by the originator himself, ठीक है, if it was sent by the originator himself, if it was sent by a person authorized to act on behalf of the originator, if it was sent by information system programmed by or on behalf of the originator to operate automatically। तो वही बात है कि अगर कौन सेंड कर रहा है इलेक्ट्रॉनिक मैसेज, कौन सेंड कर रहा है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, बताओ पहले वो। हाँ, जो ऑरिजिनेटर है वो, जैसे मैं ऑरिजिनेटर हूँ किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का, जैसे आपका टेस्ट वगैरह लेता हूँ वो एक इलेक्ट्रॉनिक वे में लेता हूँ मैं, है ना, मैं PDF सेंड करता हूँ। ऑरिजिनेटर कौन है? मैं हूँ ऑरिजिनेटर, ठीक है। या फिर मैंने किसी को ऑथराइज कर रखा है कि भाई सेंड कर देना, या फिर मैंने ऑटोमाइजेशन कर रखा है जहाँ पे वो ऑटोमेटिकली सेंड हो जाता है एक पर्टिकुलर टाइम पे। समझ में आ रहा है? तो उसी को कहा जाता है, ये सारा जो है मेरे से रिलेटेड है, जो कि ऑरिजिनेटर रहता है। समझ में आ रहा है? इज एट्रीब्यूटेड टू दी ऑरिजिनेटर। देखो, कोई ऑटोमेटिक ईमेल अगर जा रहा है, ठीक है, किसी भी XYZ कंपनी के द्वारा कोई ऑटोमेटिक ईमेल जा रहा है, तो हम लोग ये मान के चलेंगे ये मेल यही कंपनी ने सेंड किया है। दिस इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड शैल बी एट्रीब्यूटेड टू दी सेड कंपनी। समझ में आ रहा है? ओके, फिर आपको करना होगा। अच्छा, आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं भाई मैंने। नेक्स्ट क्लास में हम लोग यहाँ से कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे और क्या क्या है इसमें करने लायक, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट रहेगा मैं आपको बता दूंगा कि ये इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से कर लेना है। क्या है, समझ में आ रहा है आपको? तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं भाई मेरे। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैप्पी लर्निंग गाइस, बाय बाय एंड टेक केयर।